अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मुझे योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्टूडेंट, आप मोस्टली इस टर्म से फेमिलियर होंगे, इनर्शिया टर्म से, ठीक है, जो कि आपने क्लास 9 में भी डील किया। इनर्शिया क्या है? तो इसको आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है जो कि जिसकी वजह से ये रेजिस्ट करता है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो तो आप उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी की रेजिस्टिव फोर्स थी उसको आपने इनर्शिया का नाम दिया था। ओके अब क्योंकि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इनर्शिया है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। ओके तो वहाँ पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट में होता था या यूनिफॉर्म मोशन में होता था तो आप कहते थे उसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो उसका जीरो था, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा था। तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते थे तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। तो वो एक्सेलरेशन के लिए कितना रेजिस्ट करता था उसको आपने इनर्शिया का नाम दिया था। आज हमने इसको एंगुलर मोशन की टर्म में डील करना है। तो स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इट इज अ मेजर ऑफ how difficult it is to change the rotation of an object। अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आप कितना मुश्किल है मेजर टू डिफिकल्ट इट टू चेंज इट्स रोटेशन। तो उसकी रोटेशन में चेंज लेके आना कितना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो आगे से अपोज करेगा। तो वो जो ऑपोजिशन है उसको हमने इनर्शिया का नाम दिया था, लेकिन वो लीनियर मोशन में था। जब हम एंगुलर की बात करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। ओके तो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया कि ये क्या है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू चेंज द रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपने यहाँ दूसरी सेंस में आप इसको सेकंड इसको डिफाइन ये भी कर सकते हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन में कितना रेजिस्ट करता है कोई बॉडी, उतना उसका क्या कहलाएगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ठीक है, और बेसिकली इनर्शिया की जब आपने बात की तो आपने कहा था कि इनर्शिया की डिपेंडेंस मैस के ऊपर होती है। जितना ऑब्जेक्ट का मैस ग्रेटर होगा उतना इनर्शिया उसका ग्रेटर होगा, और जितना मैस कम उतना इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या होगा, कम होगा। तो ये भी बेसिकली आज हम देखेंगे कि इसकी डिपेंडेंस किन फैक्टर्स के ऊपर है, और दूसरा इसको हम इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन भी ड्राइव करेंगे। ओके अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, कंसीडर करें कि एक मैस है जो कि एम मैस है, वो एक अटैच टू द एंड ऑफ मैसलेस रॉड। एक आपके पास मैसलेस रॉड है, उसके एंड के ऊपर आपने इसको अटैच किया हुआ है मैस एम को, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस आर के इक्वल है बेसिकली। और इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और उसके ऊपर आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू एम ए। अब स्टूडेंट, ये जो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे ए के साथ मैंने ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन T लिखा है क्योंकि ये आपने लीनियर मोशन के लिए डील किया था, F इज इक्वल टू एम ए। आज हम इसकी रोटेशनल फॉर्म भी बनाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, जो आपके पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन था और रोटेशनल एक्सेलरेशन। अब जो रोटेशनल एक्सेलरेशन की हमने बात की है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की है, इसको बेसिकली आप अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके और जो लीनियर है उसको आप ए से डिनोट करते हैं, और इनका रिलेशन हमने प्रीवियस टॉपिक में निकाला था कि ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, आर अल्फा के इक्वल होता है। आर यहाँ पे आपके पास क्या था, उसका रेडियस था, और अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये इन दोनों का रिलेशन था, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद किया था और आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, इसको भी आपने याद किया। अब स्टूडेंट, ये जो ए की वैल्यू है, ए टी की, ये आपने इसमें पुट कर देनी। एम ऐसे आ गया, ए टी की जगह आपने पुट कर दिया आर अल्फा, तो ये आपके पास बन गया एम आर अल्फा, एफ इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है कि रोटेशनल इफेक्ट के लिए यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई कर देने दोनों साइडों पे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे आर से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आर एफ, और यहाँ पे आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा। अब स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है आपके पास है आर इंटू एफ, ये तो आपके पास क्या था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स था, और इसको आपने क्या नाम दिया था, टॉर्क का नाम दिया था। और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर आर इंटू फोर्स। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने याद रखनी है कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर इंटू एफ के इक्वल होता है। तो इसलिए आपने इसको लिख दिया टॉर्क के इक्वल, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा। अब ये जो आपने एम आर स्क्वेयर है ना, बेसिकली ये आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एम आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैस की बजाय मैस के साथ क्या है, ये जो इसका रेडियस था इसका भी स्क्वायर के इक्वल इसके ऊपर डिपेंडेंस है, मतलब ये डिस्टेंस जो सेंटर से है इसके स्क्वायर के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी इक्वल आया, एम आर स्क्वायर के। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इस चीज़ की ये है कि एम आर स्क्वायर जो है बेसिकली ये वही सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो आपके पास मैस प्ले करता था ट्रांसलेशनल मोशन में। जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा था, वैसे ही आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब स्टूडेंट एक एमसीक्यूज के लिए आपने पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, ये क्या होगी, एक रोटेशनल एनालॉग टू एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब इसके रोटेशनल एनालॉग क्या है आप देख सकते हैं इसमें कि जो इसमें आप देखिएगा एफ इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन ये आपके पास, और एक इक्वेशन है आपके पास है टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, एम आर स्क्वायर अल्फा। ये दोनों इक्वेशन से एक दूसरे के जो है ना वो रोटेशनल, आप कह सकते हैं कि ये रोटेशनल एनालॉग है दिस इक्वेशन के। कैसे, अब देखिए इसमें एफ जो है ना वो किसके है, टॉर्क के, और जो मैस है वो बेसिकली किसके ऊपर है, एम आर स्क्वायर से आप रिप्लेस कर दें और ए को आप एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट कर दें। ठीक है, ए रिप्लेस विद अल्फा, एफ रिप्लेस्ड विद टॉ और मैस रिप्लेस्ड विद एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यही वो बात जो अभी मैंने बताई है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में या लीनियर मोशन में आपके पास जो काम मैस कर रहा था वही यहाँ पे एम आर स्क्वायर कर रहा है रोटेशनल मोशन में। एंगुलर मोशन में भी वही चीज़ है आपके पास एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देंगे एम आर स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट ये तो था आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम था। अगर आप एक रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, अब स्टूडेंट रिजिड बॉडी क्या थी, उसको आपने डिफाइन किया कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे आप देखें यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, एन पॉइंट्स होंगे, M1 M2 MN तक आपके पास पॉइंट्स होंगे। हमने क्या किया बेसिकली इन पॉइंट्स को जो कि यहाँ पे आर्बिट्रेरली अरेंज थे, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी मैस की, और इनका जो डिस्टेंस है वो भी हर एक का आपके पास क्या है, R1 है, ये R4 है, R3 और R4, इस तरह से डिफरेंट आपने वो ऑब्जेक्ट अज्यूम किए कि इसमें एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, और उसमें क्या है n नंबर ऑफ मैस पार्टिकल आपने कंसीडर किए और उनको लेबल भी कर दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको आपने R1 R2 और R3 इनका डिस्टेंस भी रख दिया। अब स्टूडेंट इन सब के लिए हमने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी क्या होगी। ओके, अब स्टूडेंट इसके लिए देखिएगा, अगर हम रिजिड बॉडी ये है इसको हमने रोटेट करना है, इसको जब मैं रोटेट करता हूँ अब एट एन एंगल थीटा, तो इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं। जब यहाँ पे फोर्स लगा के इसको यूं बेसिकली यूं रोटेट कर रहे हैं, जब रोटेट करेंगे एट एन एंगल थीटा तो हर पॉइंट की जो है ना वो पोजीशन चेंज होगी। जैसे आपने ये देखा M2 यहाँ पे था तो ये एंगल थीटा रोटेट करके कहाँ पे चला गया, M2 यहाँ पे आ गया। ओके, तो मतलब रोटेशन के बाद की ये डायग्राम है रिजिड बॉडी को जब आप रोटेट करेंगे। अब इसी तरह से हर पॉइंट भी रोटेट होगा, लेकिन रिजिड बॉडी की आपने ये भी डिफाइन किया होगा कि फोर्स अप्लाई करने से इनके जो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये रिजिड बॉडी की आपने डिफाइन किया हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल जो आपके पास फर्स्ट इसका मैस है, क्योंकि मैस यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऑर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप M1 के लिए निकालना चाहें, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या है, टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ओके, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालना चाहूँ M1 के लिए तो इसको आप क्या कह देंगे, टॉ 1 M1 R1 और अल्फा 1। ओके, इसी तरह से आप 2 के लिए निकालना चाहें M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2। इसी तरह से 3 के लिए निकालना चाहें, फिर 4 के लिए जस्ट आपने 1 2 3 रिप्लेस कर देना। ओके, तो ये 4 के 4 पार्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब स्टूडेंट अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज़ को सम कर दूंगा। अब मैंने इनको सारी वैल्यूज़ को सम कर दिया, ओके, MN तक, कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्योंकि आपने कहा कि रिजिड बॉडी है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब इन सब को मैसेज को आपने सम कर दिया। अब स्टूडेंट क्योंकि आपने रिजिड बॉडी को ऐसे होल रोटेट किया एट एन एंगल थीटा, ओके, तो जब आप यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे तो बॉडी क्या है, रिजिड है, तो आप कहेंगे इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास चेंज नहीं होगा तो सबके सब पार्टिकल्स का क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा।
जब एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये सारी वैल्यूज़ को आप अल्फा के इक्वल ही कंसिडर कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को ये भी अल्फा कर दिया, ये भी मैं इसी स्टेप में चेंज कर रहा हूँ, ये देखिएगा ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या कर दें, इस वैल्यू को अल्फा को आपने कॉमन ले लेना, तो इन सब से मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया। ओके, और ये सेम क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी रिजिड है और इसको आप रोटेट करेंगे तो हर पार्टिकल एट एन एंगल थीटा के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो सेम सबका जो है ना वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब अल्फा आप कॉमन लेंगे तो ये वैल्यूज देखिएगा, ये क्या है, एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। तो स्टूडेंट जब भी हम वैल्यूज को सम करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिग्मा का यूज किया जाता है, ये ग्रीक लेटर सिग्मा का यूज किया जाता है। और इसकी वैल्यू जो है हमने क्या किया कि m1 को मैंने mi कह दिया, और m जो r1 है इसको ri कह दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर n तक कर दी, कैसे, अगर i इज इक्वल टू क्या हो 1, जब i1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। ओके, जब i इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। ओके, तो इसी तरह से इसका मतलब है कि अगर हम i की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास उस तरह से इसकी वैल्यूज बनती जाएंगी। तो ये i की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर n तक है। और ये अब स्टूडेंट ये जो एम आर स्क्वायर है इसको मैंने क्या बताया हुआ है कि यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने किससे डिनोट किया हुआ है, आई से डिनोट किया हुआ है। तो इसका मतलब इस सारी वैल्यूज को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ इनटू अल्फा। तो बेसिकली इस केस में भी और इस केस में भी आपका जो रोटेशनल इफेक्ट था, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स था, बेसिकली वो आई इंटू अल्फा की इक्वल है। ओके, तो ये स्टूडेंट आपके पास एक हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए पहले निकाला, फिर ऑर्बिटरी आपके पास रिजिड बॉडी थी जिसमें ऑर्बिटरी डिस्ट्रीब्यूशन थी मैसेज की, उसके लिए भी हमने टॉर्क की वैल्यू जो है ना वो निकाली। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फैक्टर इफेक्टिंग एमओआई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने एमओआई लिखा हुआ है, स्टार्ट पे आपको बताया। तो यहाँ पे हमने लिखने हैं कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपने देखनी है। एक आपके पास क्या है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखें तो एक इसका क्या है, मैस, और दूसरा है आर स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। एक आपने क्या कह दिया, मैस ऑफ बॉडी, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या आ गया, मैस ऑफ बॉडी, और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेस, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेस, मतलब इन सब का जो डिस्टेंस जो है ना वो चेंज होगा। R2 है, जैसे R3 ये डिफरेंट है, R1 डिफरेंट है, R4 डिफरेंट है हर एक का। तो जब ये वैल्यूज डिफरेंट होगी तो उसी के लिहाज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होगा, जैसे सपोज करेंगे ये आपके पास पिवट है O पॉइंट, इस पॉइंट के गिर्द आप इस बॉडी को रोटेट कर रहे थे एट एन एंगल थीटा। ओके, तो इसी तरह से आपके पास फिर ये वैल्यूज बनी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट का मैस ग्रेटर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। अगर मैस ग्रेटर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ग्रेटर होगा, अगर मैस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे ऑब्जेक्ट एक रोटेट कर रहा है, तो अगर कम मैस का ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा तो उसको हमारे लिए रोकना जो है ना वो क्या होगा, आसान होगा। अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा तो उसको रोकना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज। अब स्टूडेंट अगर तो मैस कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, अगर रिजिड बॉडी है या कोई भी बॉडी है उसका मैस आप कह लें कि रिजिड बॉडी के अलावा कोई बॉडी है तो उसका मैस सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है, तो उस तरह से आर की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी। जब स्मॉल वैल्यू ऑफ आर होगी तो आपके पास स्मॉल MOI होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर आर की वैल्यू स्मॉलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉलर है। अगर मैस आपका सेंटर्ड है एट एजिस, अगर एजिस पे सेंटर्ड है तो इसका मतलब आर की वैल्यू ग्रेटर, तो आप क्या कहेंगे, आर लार्जर, आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, लार्जर होगी, और इसी तरह से लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो स्टूडेंट ये हमने इसकी डिपेंडेंस देखी। अब अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं तो बुक के आप साइड इन्फॉर्मेशन में देखें तो आपके पास रॉड है, स्फेयर है, डिस्क है, हुप है, इन सब के ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हुए हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के। तो आपने क्या करना है, MCQs के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पॉइंट्स भी याद करने हैं। और दूसरा आपने जैसे स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr², ये एक एग्जांपल आपके पास MCQs में आई हुई है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं, और जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा ये कि किसी ऑब्जेक्ट की
रोटेशनल मोशन में जब आप कोई ऑब्जेक्ट है तो कितना डिफिकल्ट है उसको आपके पास रोकना या स्टॉप करना है, या आपने उसको चेंज करवाना है उसकी मोशन को, तो ये सारा आपके पास क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr², I इज इक्वल टू mr²। और ये सेम रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में जो मैस लीनियर मोशन में आपके पास प्ले कर रहा होता है। जैसे फिर हमने इन दोनों को देखा भी सही कि mr² और F इज इक्वल टू m, ये दोनों आपके पास क्या है, ये इसका रोटेशन एनालॉग है इस न्यूटन सेकंड लॉ का। तो ये एमसीक्यूज ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोटेशन एनालॉग F इज इक्वल टू m में, तो आप क्या कहेंगे, टॉ इज इक्वल टू mr², ये इसका रोटेशन एनालॉग है। तो ये स्टूडेंट होपफुली आपने अच्छे तरीके से कुछ समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।